कोई भी क्लासिक मोटरसाइकिल देख लो भाई, लेकिन इस बाइक की लुक को बीट करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये है यज़दी की रोडस्टर। जस्ट लुक एट दिस भाई, मिनी हार्ले डेविडसन लगती है। और जब से रोडस्टर पे यज़दी ने ये अपग्रेड कराया ना, टेल बनाई है ऐसी भाई, कोई एक नज़र में देख के कह नहीं सकता कि ये यज़दी की मोटरसाइकिल है। अब ये जो कलर स्कीम आप देख रहे हो, ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है रेड वुल्फ कलर। और उसी के साथ इसके अंदर आप देख सकते हो कि ग्राफिक का एड ऑन हुआ है। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे यज़दी की बैजिंग हुई है। साइड में, साइड पैनल में आपको रोडस्टर की बैजिंग मिल जाएगी और रेयर में आपको 3D लोगो मिलेगा यज़दी का। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला जो वेरिएंट है, ये मिड वेरिएंट है बेसिकली। इसमें आपको जो टेल लाइट है ना, वो अलग से यहाँ पे इंटीग्रेटेड मिलती है, जबकि टॉप वेरिएंट जो इसका आता है उसमें इंडिकेटर में ही इंटीग्रेटेड मिलती थी। और इंडिकेटर जो है इस वेरिएंट के अंदर आपको हेलोजन मिलते हैं। अब ये तो हो गया कलर, लेकिन आप एक चीज़ और नोट करोगे कि भाई बाइक के अंदर जो है ना, वो क्रोम भर भर के दे दिया गया है। स्टार्ट करते हैं फ्रंट से, तो हेडलाइट के ऊपर आपको यहाँ पे क्रोम का राउंड देखने को मिल जाता है। उसी के साथ यज़दी की जो लोगो है, ये तो पहले भी आता था 3D लोगो। हैंडल बार जो है ये भी आपको क्रोम में मिलता है। रेयर व्यू मिरर जो है इसको भी आपको क्रोम में दे दिया गया है। उसी के साथ साइड पैनल पे आते आते यहाँ पर क्रोम का एड ऑन हुआ है। इंजन जो है कंप्लीट क्रोम में मिलता है। एग्जॉस्ट आपको क्रोम में मिलता है। रेयर सेक्शन पे यहाँ पे ये जो पार्ट था, ये अलग से पहले ब्लैक में आता था, लेकिन इसको भी क्रोम दे दिया गया है। और इंडिकेटर्स जो है इसके ऊपर भी क्रोम है। तो क्रोम का काफ़ी ज़्यादा एड ऑन हुआ है। तो वो जो क्लासिक कैरेक्टर जो है ना, वो मेरे हिसाब से बाइक ने काफ़ी अच्छा गेन कर लिया है। एंड अगेन जैसा मैं बता रहा हूँ भाई, मिनी हार्ले डेविडसन लगी रही है ये बाइक। तो बाकी सारी बातें करते हैं बाइक के ऊपर चलते चलते। सो हम चला रहे हैं यज़दी रोडस्टर। और एज वी ऑल नो कि भाई ये बाइक जो है ये काफ़ी टाइम से इंडियन मार्केट में है और काफ़ी अच्छा बाइक का एक रुतबा भी है मार्केट के अंदर। एंड यज़दी की जितनी मोटरसाइकिल्स है वो एक हाई रेविंग इंजन के साथ आती है। तो सबसे पहले इंजन के बारे में बता दूं तो इंजन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। आपको सिमिलर 334 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन ही मिलता है। और ये बाइक प्रोड्यूस करती है 28 bhp के अराउंड एंड 29 Nm टॉर्क, 6 स्पीड गियर बॉक्स, स्लिपर एंड असिस्ट क्लच के साथ आता है। बाइक का जो क्लच है ना, ये आपको ऑपरेट करने में मज़ा आएगा काफ़ी ज़्यादा। और मतलब आपको क्लच हैवी फील नहीं होगा। ये आपको एक अच्छी चीज़ लगेगी ये बाइक चलाते वक्त। तो मेरे हिसाब से कन्वीनियंट है इस बाइक के इंजन को मतलब सिटी के अंदर चलाना। एक ईज हो जाती है यार। डे टू डे ट्रैफिक के अंदर ना सबसे मुश्किल जो चीज़ होती है ना, वो क्लच ऑपरेशन नहीं होता। ये तो आप सभी लोग जानते हो। तो उस हिसाब से अगर स्लिपर एंड असिस्ट क्लच होता है, ये काफ़ी हेल्प कर देता है राइडिंग को थोड़ा सा ईजी बनाने में। अब कलर स्कीम तो मैंने आपको दिखा ही दी थी, रेड कलर में ब्यूटीफुल तो ये बाइक काफ़ी ज़्यादा लग रही है। और अब ये जो क्रोम का एड ऑन हुआ है ना, ये एक मतलब थोड़ा अलग, एक एलिगेंट सा, एक प्रीमियम सा लुक इसके अंदर लेके आ रही है। सो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। सस्पेंशन की बात करूँ तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और रेयर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स आपको मिलते हैं। अब सस्पेंशन क्वालिटी की अगर मैं बात कराऊँ ना, तो मेरे को सस्पेंशन जो है ये हल्के से ना स्टिफर साइड पे लगते हैं इसके, जो कि शायद मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल राइड नहीं देने वाले, क्योंकि हल्के से स्टिफ है। पॉट होल्स वगैरह आपको थोड़े जल्दी महसूस होते हैं बाइक के अंदर। तो आई थिंक ट्यूनिंग, सस्पेंशन ट्यूनिंग थोड़ी सी शायद इस बाइक के अंदर बेटर हो सकती है। अब बाइक की काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स भी थी जो लोग करते थे जनरली हीटिंग इशू के बारे में, और बाइक कभी कभी बंद हो जाती है सेल्फ वगैरह पे। लेकिन यज़दी जो है, जावा जो है, ये कॉन्टिन्यूसली ना बाइक के इन सब पार्ट्स पे काम कर रहा है। और हीटिंग इशू की अगर मैं बात करूँ तो पहले के कंपेरेटिवली यज़दी ने काफ़ी इंप्रूवमेंट करा है। फिलहाल जितना मैं चला रहा हूँ, अब तो देखो दिल्ली में गर्मी भी हो चुकी है, इसमें मेरे को हीटिंग इशू एज सच तो महसूस नहीं हो रहा। बट हाँ, ये है कि और भी ज़्यादा अगर मैं चलाऊं तो शायद महसूस हो, क्योंकि इसके लिए मेरे को फिर इसको काफ़ी अच्छे किलोमीटर्स रन करने पड़ेंगे ये चीज़ को और समझने के लिए। ब्रेकिंग में फ्रंट में 320 mm और रेयर में 240 mm की डिस्क मिलती है। दिस बाइक कम्स विद ड्यूल चैनल ABS। और ब्रेकिंग में बाइक की ऐसा कोई भी कंप्लेन स्टार्टिंग में भी नहीं थी, अभी भी ऐसा आपको कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। बाइक का लो एंड टॉर्क भी ना डिसेंट है। अब देखो मैं चौथे गियर पे भी अगर चलूँ ना, तो ये मेरे को इसका एक पार्ट अच्छा लगता है कि दिस इज़ अ हाई रेविंग इंजन, लेकिन इसका लो एंड टॉर्क भी काफ़ी अच्छा है। 4th गियर पे अभी मैं चल रहा हूँ और इसको पिक करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है लो स्पीड से। तो मेरे को जावा और यज़दी की बाइक्स में ना ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। एंड साथ ही
हैंडल बार आप देखो यार, ब्रॉड हैंडल बार मिल रहा है। और ये जो इसकी हेडलाइट का लुक है ना, ये भाई एक प्रॉपर आप देखोगे मतलब हार्ले डेविडसन की याद तो दिलाई देती है। मैं तो इस बाइक को मिनी हार्ले डेविडसन ही बोलता हूँ, चाहे आप इसे फ्रंट से देखो, साइड से देखो या रेयर से देखो, इसकी अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और एक क्लासिक कैटेगरी के अंदर ही ना काफ़ी बढ़िया मोटरसाइकिल लगती है ये देखकर भी। तो लुक इसका काफ़ी अट्रैक्टिव है अगर आप किसी भी ब्रांड की क्लासिक मोटरसाइकिल्स के साथ अगर इसको खड़ी करोगे तो। उसी के साथ आते हैं हम गियर बॉक्स पे। सो एज ऑफ नाउ गियर बॉक्स ऑपरेट करने में तो स्मूथ है, एंड गियर शिफ्टिंग भी, इसके गियर्स भी जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से लग रहे हैं। थ्रॉटल रिस्पॉन्स आप देख लो कितना बढ़िया एकदम से निकल रही है ये बाइक, ये चीज़ मेरे को बहुत प्यारा लगा। अब बात आ रही है क्रोम पार्ट्स पे। तो इसका जो इंजन भी है वो भी क्रोम है, एग्जॉस्ट जो है वो भी क्रोम है। क्रोम अच्छा तो लगता है, लेकिन जो भी लोग क्रोम खरीदे हैं उसको थोड़ा सा मेंटेनेंस उस पर बढ़ जाती है, लेकिन मेंटेन अगर आप करा के रखोगे तो बाइक की लुक काफ़ी अच्छी मेंटेन रहेगी। रेयर सेक्शन की अगर बात करें तो बिकॉज एज यू नो कि ये मिड मॉडल है बेसिकली, तो इसके अंदर आपको एलईडी इंडिकेटर एक तो नहीं मिल रहे, ठीक है। और जो टेल लाइट है टॉप मॉडल में इंटीग्रेटेड है इंडिकेटर्स के साथ ही, लेकिन इस पे अलग से टेल लाइट दी गई है, जो कि अगेन मेरे को ठीक लग रहा है। बट इन केस अगर ये बाइक पीछे से हिट होती है ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि टेल लाइट सबसे पहले जाएगी। तो उस हिसाब से आई थिंक इंडिकेटर वाला जो था पार्ट वो ज़्यादा बेटर था इस बाइक के लिए। बाकी तो खैर वेरिएंट है, अगर किसी को वो वेरिएंट लेना है तो वो वेरिएंट ले। बाकी सीट हाइट की मैं बात करूँ, 795 mm की सीट हाइट है। अब शॉर्ट राइडर्स के लिए इजी टू एक्सेस है ये मोटरसाइकिल। इनफैक्ट अगर मैं सीट के कंफर्ट की बात करूँ, अभी जितना मैं चला रहा हूँ मेरे को सीट की जो कुशन क्वालिटी है वो डिसेंट लगी। मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ डिसेंट है, इतनी अनकंफर्टेबल नहीं है। एंड शॉर्ट राइडर्स के लिए रीच की बात करूँ तो काफ़ी इजीली रीच हो जाएगी। खैर बाइक तो ये बनाई ही इसीलिए गई है। एक चीज़ का मेरे को बस इसमें वो लगता है कि जिस कैटेगरी के मोटरसाइकिल है हम, तो क्रूजिंग अगर आप करना चाहो, लॉन्ग राइड पे अगर आप इसे ले जाना चाहो ना, 12.5 लीटर्स का इसके अंदर फ्यूल टैंक मिलता है यार। और ये बाइक एवरेज देगी आपको 30 के अराउंड की, एंड उस पर फिर रिजर्व पे भी रहेगा फ्यूल। तो फ्यूल कैपेसिटी थोड़ी सी, फ्यूल टैंक की कैपेसिटी अगर ज़्यादा होती ना तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा बड़ा होता है। एटलीस्ट 15 लीटर्स का फ्यूल टैंक तो इस बाइक के अंदर देना ही चाहिए था। फ्यूल टैंक थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि अब ये बाइक क्योंकि हाई रेविंग मोटर भी है, तो आप इसे खींच कर भी चलाओगे तो फ्यूल थोड़ा सा हो सकता है कंजम्पशन ज़्यादा भी हो जाए। टायर साइज की बात करूँ तो रेयर में 150 सेक्शन का टायर मिल रहा है, एमआरएफ का ही टायर आता है। और फ्रंट में आपको 100 सेक्शन का टायर मिल रहा है। 18 इंच का व्हील फ्रंट में, 17 इंच का व्हील रेयर में है। और ये जो एक डिज़ाइन बन रहा है ऊपर फ्रंट से, सामने से ऊंची है क्योंकि टायर साइज बड़ा है, और रेयर में थोड़ी सी झुकती चली जा रही है। प्रॉपर एक क्रूजिंग जो क्लासिक मोटरसाइकिल होती है, क्रूजर मोटरसाइकिल होती है, वैसी फील हर एक चीज़ से जो निखर के आई है वो मेरे को बहुत प्यारी लग रही है। एंड स्पेशली यार ये जो स्टार, मतलब इतना वाइड हैंडल बार को आप पकड़ रहे हो ना ऐसे, भाई ये चीज़ आप बैठते ही एक फील करोगे, मतलब वो एक टशन वाली वो जो चीज़ होती है ना, वो आप फील करोगे। कोई भी क्लासिक मोटरसाइकिल लो, चाहे वो रॉयल एनफील्ड हो, चाहे और भी कोई ब्रांड हो, तो जनरली लोगों का जो सिटिंग स्टांस होता है ना, वो इस कैटेगरी के लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखते हैं। क्योंकि मैंने सुना है रॉयल एनफील्ड के जो ओनर्स होते हैं ना, वो बोलते भाई बैठोगे ना ऐसे हाथ चौड़े टांगे चौड़ी करके आप बैठो, भाई लगता है कि आपके पास एक बाइक है। अब ये जो एक इंसान के अंदर फील होता है ना, ये आपको इस बाइक के साथ भी डेफिनेटली फील होगा। और इनफैक्ट मेरे को तो ऐसा लग रहा है ज़्यादा ही फील होगा। और पावर के साथ ऐसा फील आ जाता था भाई, क्या ही बात है। और एग्जॉस्ट भाई, ये जो मैं चला रहा हूँ ना, ये एग्जॉस्ट नोट बहुत ही प्यारा। इनफैक्ट एक ऑप्शन होता है यार यज़दी जावा की बाइक्स में ना, इनका बैफल जो होता है वो निकल जाता है बेसिकली, तो आप निकालोगे ही और लाउड साउंड करेगी। मैं रिकमेंड कुछ नहीं कर रहा, मैं बस आपको बात बता रहा हूँ। सो साउंड भी बहुत अच्छी करती है मोटरसाइकिल। चलो एक चीज़ टेस्ट करते हैं इसकी कि वाइब्स वगैरह कितने आरपीएम पे आता है। ठीक है, तो अभी यहाँ से लेंगे हम यू टर्न और इसको पहले चलाते हैं हम। और ये 4-5,000 आरपीएम के बाद फुटपैक्स पे वाइब्रेशंस आ गई। फुटपैक पे वाइब्रेशंस है। थर्ड गियर,
हैंडल बार पे अभी तक नहीं आई, लेकिन फुट पैक पे आ चुकी है। फुट पैक पे बजीनेस है, काफी अच्छी खासी बजीनेस है। यस, और मैंने आरपीएम को थोड़ा होल्ड भी करा है, बट यस बजीनेस बनी हुई है। हैंडल बार पे क्लाइम नहीं करी बजीनेस, लेकिन फुट पैक पे आ गई। सो यस, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि बाइक के अंदर आफ्टर 5000 आरपीएम आई वुड से कि थोड़ा सा बजीनेस जो है वो क्लाइम इन कर रही है बाइक में। अब यही चीज होती है यार, हाई रेविंग इंजन जो होता है ना, उसके साथ जब आपकी रेव रेंज क्लाइम करती है, until unless it is a Japanese motorcycle, बट उनमें भी ये है कि बहुत हाई रेव करने के बाद आता है, यहाँ पे थोड़ा सा पहले आ जाता है। बट यस, जावा यजदी मतलब यजदी जो है ये अपने आप को इम्प्रूव करने में लगा हुआ है धीरे धीरे, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर जो कि कुछ इस डिज़ाइन का है, इतनी अच्छी कैपेबिलिटी का है, और मार्केट में किसी एक ब्रांड की मोनोपोली नहीं है। मतलब आज के टाइम पे तो आप काफ़ी सारे जो मोटरसाइकिल्स हैं उससे ऑप्ट कर सकते हो। सो यस, अब आते हैं प्राइसिंग के ऊपर। अब क्योंकि ये मिड वेरिएंट है, इसका कॉस्ट शुरू होता है 2.10 लाख से, और बाइक जो बेसिक शुरू होती है वो 1.91 लाख से शुरू हो जाती है। 1.91 या 92 से स्टार्ट हो जाता है जो बेस वेरिएंट है, और उसके बाद इसका टॉप वेरिएंट है। सो ये मिड में रखा गया है, एंड आई थिंक प्राइसिंग डिसेंट है। और 334 सीसी है, तो GST 2.0 के बाद इसका प्राइस जो था वो थोड़ा सा डाउन भी हुआ था। तो आई थिंक प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ गुड। अब लोगों का कंसर्न रहता है सर्विसिंग को लेके यजदी की, तो आई थिंक उसके ऊपर तो अब किसी ओनरशिप रिव्यू में बनाऊंगा जल्द ही। सो उससे हम लोग ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि सर्विसिंग का क्या चल रहा है, कि बाइक की सर्विस कॉस्ट कितनी कर रही है। और कॉस्टिंग तो खैर मैं आपको वैसे मोटा मोटा बता देता हूँ कि 2,500-3 हज़ार रुपये इसका सर्विस कॉस्ट आता है बेसिक, और ये तो आजकल मतलब बहुत ही एक बेसिक कॉस्टिंग है जो कि एक परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल, हाई रेविंग मोटरसाइकिल कह लो या कुछ भी आप कह लो, उसका एक बेसिक कॉस्टिंग आज के टाइम पे आता ही है। सो आई थिंक ये एक बेयर मिनिमम कॉस्ट है जो आपको बेयर करना ही पड़ेगा। सो आई थिंक यस, ये कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे, और मैं कोशिश करूंगा ओनरशिप वीडियो लेके आऊँ जिसपे आपको काफ़ी सारी चीज़ों की जो है वो क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये बाइक खरीदने से पहले आपको दिमाग में क्या क्या चीज़ें रखनी है। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये बाइक आपको पसंद आई होगी, ये कलर स्कीम आपको पसंद आई होगी। सो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताओ, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।